आपको मिला रहे हैं राजस्थान के जाने माने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर इमेरिटस इन ए मेडिकल कॉलेज डॉक्टर के.आर. शर्मा साहब को। के.आर. शर्मा साहब ने मिनिमम संसाधनों में और मिनिमम खर्चे में सैकड़ों जोड़ों को एक उम्मीद जगाई है और वो माता और पिता बन सके हैं। आजकल के इस युग में कंप्यूटर का बहुत उपयोग बढ़ा है, लैपटॉप का बहुत उपयोग बढ़ा है और सामान्य धारणा यह है कि लैपटॉप को गोद में रख करके काम करने से जो शुक्राणुओं की संख्या है वो कम हो जाती है या वो बांझपन को प्रमोट करता है। क्या ये सही है? बहुत अधिक इसके बारे में कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं है, लेकिन कुछ शोध पत्रों के अनुसार अगर हम लगातार लैपटॉप को गोद में रखेंगे तो उससे जो गर्मी पैदा होती है या लैपटॉप वार्म रहता है वो हमारे टेस्टिस को वार्म करेगा। और कुदरत ने टेस्टिस या अंडकोश को शरीर से बाहर रखा इसीलिए है कि वो कम ताप के ऊपर अपनी कार्यप्रणाली को चलाए और स्पर्मेटोजेनेसिस करें। वो स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, पर ऐसा बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग कोई मान्यता नहीं है कि लैपटॉप को गोद में रख के काम करने से निसंतान दंपति को नुकसान होता है। ऐसी कोई बहुत अधिक प्रमाणिक मान्यता अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन साइकोलॉजी जरूर प्रभावित करती है। जैसे अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक बहुत पुरानी स्टडी है जिसमें ये साइकोलॉजी भी एक असर डालती है। अच्छा, पहली बार अगर मिसकैरेज हो जाए महिला को तो क्या आगे जाकर के ये संतानता को प्रभावित करती है? ये निर्भर करता है कि मिसकैरेज का कारण क्या है। अगर मिसकैरेज का कारण जेनेटिक है, पति पत्नी की जीन्स में कोई न कोई मिस्टेक थी, या वो जीन से जो जीव बीज बना उस जीव बीज में कोई मिस्टेक थी, या कोई बाहरी प्रभाव है, ये निर्भर करता है इन चीज़ों पे। अगर इसमें कोई कारण है तो उस कारण का ट्रीटमेंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कई बार ये इडियोपैथिक होता है, अनएक्सप्लेन होता है, पता भी नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही संभावना रहती है। कई बार अपने आप कंसेप्शन होकर के और सामान्य डिलीवरी हो सकती है 50% के लगभग केसेस में। कई बार इसका कारण पकड़ने के बाद पता लगता है कि कारण क्या है। उन कारणों में जो एबॉर्शन वाला पीस गया उसकी जेनेटिक जांच होना अति आवश्यक है। वो तय करती है कि उस जीन्स की जो जीव बीज है उस जीन्स की बनावट में क्या फर्क रहा, या पति पत्नी की बनावट या जीन्स में कोई फर्क है। तो कुछ स्थिति ऐसी होती है जो ट्रीटमेंट योग्य होती है, कुछ स्थिति ऐसी होती है जो ट्रीटमेंट योग्य नहीं होती है। लेकिन आधे लोगों में फर्स्ट एबॉर्शन के बाद सेकंड थर्ड में बच्चा सकुशल हो जाता है। आधे लोगों में कोई न कोई जांच के सारे 2-3 अगर एबॉर्शन हो गए हैं तो फिर जांच का सिलसिला अपनाना पड़ता है। क्या सिर्फ मोटी औरतों में ही पीसीओडी होता है या पीसीओडी ही मोटापे का कारण है? देखिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पीसीओडी का अगर हम परसेंटेज देखें तो 70% महिलाएं पीसीओडी वाली ओवरवेट या मोटापे की स्थिति में होती है। 20% नॉर्मल वजन वाली महिलाओं को भी पीसीओडी होता है और 10% अंडरवेट महिलाओं को होता है। तो पीसीओडी के बारे में अभी कई धारणाएं या कई शोध या कई कारण निकलना बाकी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जेनेटिक है। अब तक जो शोध पत्र सामने आए उनके अनुसार ये एक आनुवंशिक है। जिस परिवार में डायबिटीज है उस लड़की को पीसीओडी की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। 2-3 बहनें हैं तो उन 2-3 बहनों में एक साथ सभी को पीसीओडी हो सकता है। अगर मदर को पीसीओडी होते डॉटर को पीसीओडी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अगर 2 ट्विंस लड़कियां हुई है, मोनोजाइगोट ट्विंस कहते हैं उसको, तो एक को है तो दूसरे को पीसीओडी होगा। इसलिए अधिकांश केस में ये प्रमाण मिले हैं कि ये एक आनुवंशिक स्थिति है जो जन्म से लेकर के अंतिम दौर तक रहती है। और जैसा मैंने कहा था, महावारी से पहले चबी चाइल्ड के रूप में होती है, महावारी के दौरान
ओबीस या ओबेसिटी या ओवरवेट के रूप में होती है, और माहवारी के बाद ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक नया शब्द है, उसमें बदल जाती है, जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई सारे दूसरे विकार आ जाते हैं। तो पीसीओडी केवल निसंतान दंपतियों का ही रोग नहीं है, ये उन महिलाओं का भी है जिनके जल्दी संतान हो गई लेकिन बाद में पीसीओडी प्रकट हुई है। तो ये स्थिति बनती है कि पीसीओडी वाली महिलाएं अक्सर ओबीज होती है, लेकिन सारी ओबीज वाली पीसीओडी होना जरूरी नहीं है। कई बार एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है कि आपने संतान गोद ली या जिसको कहते हैं दत्तक लिया, और उसके बाद उसी कपल को प्रेगनेंसी हो गई, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपको उस परिवार के साथ एक अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए कि हम एक संतान अगर हमने ली है और ऐसा माने कि उसके भाग्य से हमको दूसरी संतान मिल गई, तो हम दोनों संतानों को बराबर मान करके और उनको पाले पोसें और उनको उनका उचित जो हमारा योगदान है दें। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या है, लेकिन दोनों संतानें एक तरीके के आप समझिए लालन पालन की हकदार बनती हैं। कुछ लगाव हो सकता है कि जो संतान आपकी है उसके प्रति लगाव ज़्यादा हो, पर अच्छे लोगों को मानना चाहिए कि दोनों ही हमारी हैं और दोनों को हमको पालना चाहिए, क्योंकि आपने परिस्थितिवश लिया है उसको। पर ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर किसी डॉक्टर ने सही निदान न करके और स्थिति को कहा भाई आप गोद ले लो, तब तो ठीक है। अदरवाइज आजकल बड़ा एक आप समझिए कानूनी तौर पे एक सर्टिफिकेट बनता है इसका, और उसमें जाना जाता है तो ये इनके संतान नहीं हो सकती, जिसका कारण ये है। तो ये करीब करीब 99.9% तो सही बैठता है, पर फिर भी 0.01% कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि दूसरी संतान हो जाए गोद लेने के बाद भी। और दोनों को आपकी एक मॉरल जिम्मेदारी है कि उचित तरीके से पालें। जो निसंतान दंपति है वो जांच कराने के लिए गए, कभी कमी पुरुष में मिली तो कभी महिला में मिली। तो ऐसी स्थिति में जो पार्टनर है जिसके अंदर कमी आई है उसको अपना दूसरा पार्टनर कैसे सपोर्ट दे कि वो मानसिक रूप से स्टेबल रहे। ये स्थिति एक अच्छी काउंसलिंग के द्वारा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो भी अगर कमी मिली है वो कुदरत से मिली है। बहुत कम है कि आपने उसको एक्वायर किया हो या आपने उसको किसी कारण से प्राप्त किया हो, कुदरत ने आपको दी है। तो ये मान के चलना चाहिए कि कुदरत की दी हुई चीज़ है, हम इसको हमारे पास जो प्रयास हैं उससे अच्छी तरह निभाएं। जहाँ आईवीएफ हो सकता है आईवीएफ लें, आईवीएफ लें। डोनेशन का कोई फैक्टर है तो उसको बैठ करके और एक अच्छी काउंसलिंग करके उसको सुलझाएं। उचित है तो डोनेशन पे जाएं, उचित तो नहीं जाएं। अगर इन सब में अगर कोई उलझन है तो समय पे बच्चा गोद लें, जैसा मैंने पहले कहा था। तो क्योंकि यार शर्मा साहब ने जो इतनी सारगर्भित बातें कही है, उस समय एक निर्णय पर पहुंचा हूँ कि कभी भी किसी भी दंपति को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अपना पूरे मनोयोग से इलाज कराना चाहिए। उसमें संतान प्राप्ति के जो अवसर हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।